Hi, this is Neha and welcome to my YouTube channel इतिहास की NCERT। हम लोग आज पार्ट 12 दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग दक्षिण भारत की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत में जो शासन व्यवस्था प्रचलित थी वो किस प्रकार की थी। दक्षिण भारत में राजा का स्थान सर्वोपरि था। राजा अपनी सहायता के लिए मंत्रियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करता था। और दक्षिण भारत में जो चोल काल था उनकी जो शासन व्यवस्था थी बहुत ही विकसित और सुव्यवस्थित थी, जिसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। चोल शासन व्यवस्था में समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहा गया और प्रांतों को मंडलम, जनपद को नाडु, गांवों को कुर्रम कहा गया। ये चोल शासन व्यवस्था थी। और जो कुर्रम हुआ करते थे, कुर्रमवासी अपनी बैठकों में समस्याओं का समाधान स्वयं किया करते थे। वे सिंचाई के लिए तालाब बनवाते थे, कर वसूलते थे। ये आर्थिक रूप से स्वावलंबी होते थे। स्वावलंबी अर्थात ये अपना कार्य खुद से किया करते थे, किसी पर निर्भर नहीं हुआ करते थे। यहीं से स्थानीय स्वशासन यानी आज की मिलती जुलती पंचायती राज व्यवस्था के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम लोग सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में जो सामाजिक स्थिति वो किस प्रकार की स्थिति थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो दक्षिण भारत का जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था आधारित था। इसमें वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें दो तरह के वर्ग थे, जिनमें एक ब्राह्मण वर्ग था और एक गैर ब्राह्मण वर्ग। और जो भूमि के स्वामी हुआ करते थे वे किसान हुआ करते थे, और जो मजदूर हुआ करते थे उनकी दशा अच्छी नहीं थी। अर्थात जो बहुत उच्च वर्ग के लोग थे उनकी दशा अच्छी थी, और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनकी दशा उतनी अच्छी नहीं थी। तो इस प्रकार की उनकी सामाजिक स्थिति थी। इसके बाद हम लोग धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत के लोग हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों के साथ भी लगाव रखते थे, जैसे कि उनका अन्य धर्मों के प्रति भी उदारता का भाव प्रदर्शित करते थे। वे बौद्ध एवं जैन धर्म के जो मंदिर हुआ करते थे या विहार हुआ करते थे उनके निर्माण के लिए वे दान भी दिया करते थे। इससे हम समझ सकते हैं कि जो दक्षिण भारत के लोग थे वे अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के प्रति भी लगाव रखा किया करते थे। जैसे कि समाज में विष्णु और शिव की पूजा हुआ करती थी। और जो शंकराचार्य थे उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यानी चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की थी। शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। इन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताया, अर्थात जो शंकराचार्य थे उन्होंने बताया कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक है। इसके बाद 11वीं शताब्दी में दक्षिण के जो रामानुजाचार्य थे इन्होंने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर की प्राप्ति का एक साधन बताया है। रामानुजाचार्य ने ईश्वर को प्राप्ति का साधन किसे बताया? शक्ति और ज्ञान को। इसके बाद हम लोग 14 कला और साहित्य को बढ़ावा। दक्षिण भारत में कला एवं साहित्य को किस प्रकार से बढ़ावा दिया गया इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो दक्षिण भारत में जो बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे जिसे हम लोग ने पढ़ा है, जैसे कि ये महाबलीपुरम का रथ मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर जिन्हें चोल शासकों ने बनवाया था, और विरूपाक्ष मंदिर, ये सब बहुत सारे मंदिरों के बारे में पढ़ा। तो ये दक्षिण भारत में ही निर्मित ये सारे मंदिर है। ये सारे मंदिर से हमें पता चलता है कि जो दक्षिण भारत के लोग थे वो मंदिर निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छुक या प्रेरित थे। उनमें मंदिर निर्माण की प्रतिभा बहुत ही अधिक विकसित थी। उन्होंने भव्य बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया था। और ये मंदिर जो बनाए जाते थे दक्षिण भारत में वे ठोस चट्टानों को काट कर निर्मित किए जाते थे। इनके जो शिखर होते थे वे बहुत ही आयताकार। आयताकार का मतलब क्या होता है? जैसे कि उनका जो शेप हुआ करता था वो रेक्टेंगुलर शेप हुआ करता था। जो मंदिर का शेप होता था रेक्टेंगुलर शेप में होता था। और इसके
ऊंचे ऊंचे और कई मंजिलों के हुआ करते थे। मंदिर ऊंचे एवं कई मंजिलों के होते थे और मंदिरों की दीवारों पे बहुत सुंदर सुंदर कृतियां भी बनाई जाती थी। इस प्रकार के मंदिर उस समय, जब दक्षिण भारत में इस प्रकार के मंदिर हमें देखने को मिलते, उस समय उत्तर भारत में ऐसे मंदिर हमें देखने को नहीं मिल रहे थे। जो दक्षिण भारत में मंदिर हुआ करते थे उनका आकार आयताकार था और वे कई मंजिलों के हुआ करते थे। उनके जो शिखर हुआ करते थे बहुत ऊंचे कई मंजिलों के हुआ करते थे। मंदिरों की दीवारों पर सुंदर सुंदर कृतियां भी बनाई जाती थी और ऐसे मंदिर हमें उत्तर भारत में भी देखने को नहीं मिलते थे। जो बृहदेश्वर मंदिर था जिसे चोल राजाओं ने बनवाया था, यह 14 मंजिला ऊंचा था। बृहदेश्वर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर ये 14 मंजिल का था। इसे किसने बनवाया था? चोल राजाओं ने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर को। ये 14 मंजिल ऊंचा था। इस समय की जो मूर्तियां थी वो बहुत ही ज्यादा विकसित थी। इस मंदिरों में धातु की बनी नटराज की मूर्ति जो थी वो बहुत ही सुंदर थी। इसके बाद हम लोग साहित्य की प्रगति के बारे में पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत में साहित्य की प्रगति कैसे हुई और किस प्रकार से हुई। दक्षिण भारत के जो राजा थे वे शिक्षा और साहित्य दोनों के प्रेमी थे। शिक्षा को भी उन्होंने बहुत अत्यधिक स्थान दिया और साथ ही साहित्य को भी। अतः दक्षिण भारत में संस्कृत व तमिल के अलावा, संस्कृत के और तमिल दोनों के अलावा अन्य स्थानीय भाषाओं जैसे कन्नड़ की भी बहुत ही ज्यादा उन्नति हुई। पल्लव शासकों के समय संस्कृत भाषा को बहुत ज्यादा विशेष स्थान दिया गया। पल्लव शासकों के समय संस्कृत भाषा बहुत ही ज्यादा अधिक आगे बढ़ी। कांचीपुरम में पल्लव की राजधानी होने के अलावा, जो कांचीपुरम थी, कांची क्या थी? पल्लवों की राजधानी थी। कांची पल्लव की राजधानी होने के साथ साथ तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी थी। कांची पल्लव की राजधानी होने के साथ साथ तमिल और संस्कृत का अध्ययन का केंद्र भी बन चुकी थी। महान संस्कृत कवि जो दंडी थे, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के राजसभा में वे रहते थे। कंबन के द्वारा जो लिखित थी रामायण, कंबन ने रामायणम की रचना की थी, उसकी तुलना तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से की गई है। और जिस प्रकार से तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस बहुत ही ज्यादा फेमस है, उसी प्रकार से दक्षिण में कंबन के द्वारा रचित रामायण बहुत फेमस है। दक्षिण भारत में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। इसके बाद हम लोग आय एवं स्रोत, व्यापार व कृषि के बारे में पढ़ेंगे। आय के क्या स्रोत थे दक्षिण भारत में, कैसे वे लोग आय क्या करते थे, उनका क्या स्रोत था, किस प्रकार से व्यापार करते थे और कृषि किस चीज की करते थे। तो दक्षिण भारत में आप लोग को पता ही होगा कि ये मसालों का बहुत ही अत्यधिक, सबसे अत्यधिक उत्पादन दक्षिण भारत में मसालों का ही होता था। और इससे इनका संबंध दक्षिण भारत के जो लोग थे या वंश थे, इनका संबंध वे दक्षिण पूर्व एशिया से बहुत ही अत्यधिक था। जैसे कि वे अपने इन प्राकृतिक साधन, जो भी प्राकृतिक साधन जैसे मसाला वगैरह हुआ करता था, इन प्राकृतिक साधनों का व्यापार इन व्यापारों से बहुत अत्यधिक लाभ उठाते थे और इनका व्यापार वो लोग बहुत दूर दूर देशों में करते थे। भारत के बाहर भी किया करते थे और भारत में भी किया करते थे। दक्षिण पूर्व एशिया से इनके व्यापार के बहुत अच्छे संबंध थे। प्राचीन काल से ये लोग यूनान, रोम व मिस्र के साथ, दूसरी ओर मलय द्वीप समूह के साथ और इसके साथ साथ चीन के साथ बहुत ही अच्छा व्यापार किया करते थे। ये जो दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारिक संबंध उनके बहुत अच्छे थे। यूनान हो गया, रोम, मिस्र के साथ मलय द्वीप समूह और चीन के साथ इनका व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा था। यहाँ से वे मसालों का यहाँ से ले जाया करते थे और वहाँ से भी बहुत सी चीजें ले आते थे, आदान प्रदान किया करते थे। और इसके बाद इनका प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम था। दक्षिण भारत का जो प्रमुख बंदरगाह था वो महाबलीपुरम था। महाबलीपुरम
ये बंदरगाह था। दक्षिण भारत का ये प्रमुख बंदरगाह था जिसका नाम था महाबलीपुरम, जो स्थानीय व सुदूर व्यापार के कारण राजकोष की आय के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था और नदियों के जो तटीय इलाके थे वहां धान और गन्ने की भी खेती की जाती थी। इसके बाद हम लोग क्या है, दक्षिण भारत का विदेशों से कैसे संपर्क बना। जो दक्षिण भारत था, भारत के साथ साथ दक्षिण भारत तो है ही है हमारा, इनका विदेशों से संपर्क किस प्रकार से बना। दक्षिण भारत के जो वंश थे, इन वंशजों ने दक्षिण भारत में अपना संपर्क कैसे बनाया, किस प्रकार से बनाया, तो हम इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो चोल वंश के जो राजा थे, राजेंद्र चोल फर्स्ट, इनके पास बहुत बड़ी जल सेना थी जिसकी सहायता से वे दक्षिण पूर्वी एशिया के भूभागों जैसे लंका, निकोबार द्वीप, मलाया तथा मलाया द्वीप समूहों से संपर्क बनाए किया करते थे। इस समय भारत के कुछ व्यापारी पड़ोसी देशों में भी गए और कुछ बौद्ध प्रचारक भी गए, वहां पर अपने धर्म का भी प्रचार किए, साथ ही शिक्षा, साहित्य, कला, इन सारी चीजों का भी प्रचार यहाँ से बाहर दूसरे विदेशी देशों में भी होने लगा। इसके फलस्वरूप जो विदेश के जो लोग थे, विदेशों के स्थानीय लोग इनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित होने लगे और वे लोग भी भारत के जो कला था और रीति रिवाज, साहित्य, इन सारी चीजों को विदेशों में के लोग भी अपनाने लगे। इस प्रकार जो पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की थी। पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की थी, जो भारतीय संस्कृति के प्रसार के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। कंबोडिया में, और चंपा यहाँ का जो शासक था उसका नाम था सैव। इसने कंबोज को संस्कृत भाषा का एक केंद्र बनाया था। कंबोडिया और चंपा, यहाँ का जो शासक था सैव, इसने कंबोज को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया था जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। और इसके साथ ही यहाँ पे असंख्य लेख भी, और ये जो शासक सैव हैं इन्होंने यहाँ पर असंख्य लेख संस्कृत भाषा में लिखवाया था। भारतीय स्थानीय लोगों के साथ साथ घुल मिल गए। जो भारतीय लोग थे, वहाँ के भारतीय लोग और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वे एक साथ जब रहने लगे और लोगों की जो सोच विचार एक दूसरे से मिलने लगे, तो वे लोग एक साथ लोगों से घुलने मिलने लगे, जिससे जो भारतीय कला की, साहित्य एवं भाषा का विस्तार बहुत ही दूर दूर देशों में भी होने लगा। आज भी इसका प्रभाव वहाँ के स्थानीय लोगों में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि इंडोनेशिया, जो भारत के बाहर का विदेशी देश है, यहाँ पर आज भी रामायण की कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है और ये वहाँ की जो जनता है इस पर आधारित लोक नाटक भी किया करती है। और इंडोनेशिया में आज भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जिन्हें हमें अभी देखने को मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारत के अलावा दूर देशों में भी, विदेशों में भी फैली हुई है और वहाँ के लोगों ने भी हमारी संस्कृतियों को अपनाया है और आगे दूर तक फैलाया भी है और अभी तक देखने को भी मिल रही है। इसके बाद हम लोग अंकोर वाट का मंदिर इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो अंकोर वाट का मंदिर है, इसका स्थान है कंबोडिया। ये कंबोडिया में है। ये विश्व की यह जो मंदिर, यह मंदिर विश्व की धरोहर है। इस मंदिर की जो दीवार है उस पर रामायण और महाभारत की कहानियां उभरी हुई मूर्तियों के रूप में चित्रित है या अंकित है। और सबसे बड़ी अद्भुत बात यह है कि जो बौद्ध धर्म है, ये तो भारत में बहुत ही ज्यादा प्रचलित था, भारत में हमें देखने को मिलती है। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि जो संसार का सबसे बड़ा विशाल मंदिर है वो बौद्ध मंदिर, संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में ना होकर बल्कि यह मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है। संसार का सबसे विशाल मंदिर, विशाल बौद्ध मंदिर, जो भारत में ना होकर कहाँ है? बोरोबुदुर
इंडोनेशिया में है। बोरोबुदुर, इंडोनेशिया। यहाँ पर बौद्ध धर्म का सबसे विशाल मंदिर है, ये भारत में नहीं है। तो इसके साथ ही आज हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट होता है और यहीं पर इसके साथ ही आज हमारा क्लास 6 का हिस्ट्री आज यहीं पे पूरा कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम लोग क्लास 6 का ही सिविक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम लोगों का हिस्ट्री का 12 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 6 का हिस्ट्री आज पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग सिविक्स पढ़ेंगे जो कि क्लास 6 का ही है। इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए और शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।